नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे चैप्टर बहुपद का। बात करेंगे ये बहुपद क्या होता है, इसके नामकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब जानकारी डिटेल में मिलेगी इस वीडियो में। तो बस कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वो सारी की सारी जानकारी मिलेंगी जो कि शायद आप लोग अभी नहीं जान रहे होंगे। तो छोटी छोटी जानकारी भी आज आपसे हम शेयर करेंगे, बताते चलेंगे डिटेल में। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुपद हमें पिछली कक्षाओं में भी पढ़ने को मिला था और पढ़ाया गया, और अब भी और आगे भी इसके बहुत सारे अनुप्रयोग मिलेंगे, एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो इसलिए बहुपद चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, इसको ज़रूर समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुपद देखिए, कक्षा 9 हो चाहे 10 हो, सभी के लिए ये ज़रूरी है। तो अध्याय 2 है कक्षा 10 की गणित, जो NCERT पैटर्न पर हैं या NCERT में ही देखें तो अध्याय 2 में मिलेगा बहुपद। ठीक, तो इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो बहुपद उठा लेते हैं। तो आज देखते हैं ये बहुपद होता क्या है। बहुपद को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलीनोमियल। ठीक, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलीनोमियल कहते हैं। तो अब देखो ये बहुपद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं और ये नाम से ही हम समझेंगे। और यदि आपने ये कला सीख ली कि नाम से किसी भी शब्द की या किसी भी चीज़ की परिभाषा ज्ञात करना, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मान लीजिए कि आप एक परिपक्व हो गए, कोई भी चीज़ समझने में बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बहुपद। तो बहुपद देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बहु जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत, यानी बहु का अर्थ होता है बहुत, और पद तो पद है ही। ठीक, यानी बहुपद को अगर हम पहचाने तो बहुत सारे पद क्या होगा, बहुपद। ठीक है, चलो इंग्लिश में चल लेते हैं। इंग्लिश नाम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉली, ठीक है ना, तो सीधे हम पॉली और एक नोमियल अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉली और ये नोमियल, तो दो शब्दों से मिलकर बना, तो इसको हम अलग कर देते हैं, अलग कर दिया। अब देखो पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स। यानी इसमें भी सेम मीनिंग निकल कर आया, बहुत सारे पद, मैनी टर्म्स। तो यहीं से नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुपद में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि हमें बहुत सारे पदों की ओर इंडिकेट कर रहा है, पदों की ओर ले जा रहा है। तो अब यहीं से हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो। अब यहाँ दो या दो से अधिक क्या होंगे पद, देखिए जैसा कि मान लो बहुत सारे पद कब होंगे, जब दो या दो से ज़्यादा होंगे, तभी तो बहुत अधिक की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं बहुपद की परिभाषा यहीं से हम इंडिकेट कर सकते हैं, एक ऐसा व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो। मान के चलिए इसमें कई सारे पद होंगे, बस बहुपद है, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3x प्लस का 2, एक से अधिक पद है, बहुपद है। ठीक है ना, और अभी विशेष बताएंगे। यहाँ से हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और देख लेते हैं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 7, कुछ भी इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये क्या होंगे, ये बहुपद के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ रही होगी कि बहुपद क्या होता है, कैसे हम पहचानें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए और देखिए, लास्ट तक बने रहें वीडियो में, कहीं छोड़ कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी।
तो आगे और समझ। एक यहाँ पर हम नोट लिखते हैं, नोट क्या होगा वो ध्यान दो। नोट में क्या लिख रहे हैं, बहुपद और व्यंजक। देखो यहाँ दो शब्द, एक शब्द आ गया व्यंजक, कि व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, या व्यंजक और बहुपद में अंतर भी कुछ होगा, तो ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो नोट हमने लिख दिया, ठीक, नोट इसलिए लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, हमने लिखा बहुपद के चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक होगा तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। अच्छा, ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है, ऋणेतर पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो ऋणात्मक ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने धन पूर्णांक की बात नहीं की है, ऋणेतर पूर्णांक की बात की है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऋणेतर का अर्थ हुआ वो उनकी घातें जो भी पूर्णांक हो वो ऋणात्मक ना हो। क्योंकि देखिए धनात्मक संपूर्णांक में शून्य को नहीं गिना जाता है, जबकि शून्य एक ऋणेतर पूर्णांक है, इसलिए हमने ये ऋणेतर पूर्णांक शब्द का प्रयोग किया है, न कि धन संपूर्णांक का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुपद के चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक होगा तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो हम समझ लेते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 2। अब अगर इसके हम घात के पूर्णांक, घातों के अंकों की बात करें तो ये 2 है, एक ऋणेतर पूर्णांक है, इसकी घात 1 है, लेकिन 1 लिखी नहीं जाती है ना, तो ऋणेतर पूर्णांक है, ठीक। और इसकी घात 0 है। जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो x⁻0 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के साथ यदि x⁻0 या किसी की भी घात 0 तो उसका मान 1 होता है सदैव, तो इसलिए ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो 0 है पावर यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये ऋणेतर पूर्णांक तो है ना, पूर्णांक है कि नहीं है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। तो इस बात का ध्यान रखिए विशेष। तो ये एक बहुपद है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं बहुपद, ये बहुपद है। अच्छा, यहीं हम लिख दें तथा यदि हम लिख दें 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 अंडर x प्लस का 2। अब बताओ क्या यह बहुपद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, तो इसको ये समझ लेते हैं। अब अगर इसके पूर्ण घात की बात करें, इसको दैट इम्प्लाइज अगर हम आगे बढ़ाएं तो या चलो 3x स्क्वायर प्लस का 7। अब इसकी पावर को अगर हम देखें तो पावर को लिख सकते हैं x⁻1/2, क्योंकि अंडर रूट की को जब हम घात में बदलते हैं तो उसकी पावर आधी होती है, 1/2, ठीक है, और प्लस का 2। अब बताओ 1/2 इसकी पावर हो गई, क्या ये पूर्णांक है, तो यहाँ में पूर्णांक तो नहीं लगा कि ये पूर्णांक है, क्योंकि आधी संख्या है, पूर्णांक तो नहीं। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक, तो यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बस यदि ये पूर्णांक होता जैसा कि ये था तो ये बहुपद था, ये पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। ये चीज़ समझिए, यदि ये चीज़ समझ में आई हो तो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना और अच्छे से समझिए भी, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी समझ होगे तभी आपको आगे जो डिटेल में समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आगे कुछ और देखते हैं, कुछ टर्म्स जैसे बहुपद से संबंधित अन्य पद जिनका अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम उन पदों के बारे में बताएंगे कि जिनका अध्ययन हम बहुपद में करेंगे, बहुपद चैप्टर में करेंगे, और इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, अन्यथा इनके बगैर हम
आगे की चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और इनका मान के चलिए एग्जामिनेशन में भी बहुत अहम रोल होता है, कई बार प्रश्न पत्र में पूछ भी जाते हैं। तो अब जैसे पहला पद हमारा है बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या होती है, तो इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ हमने लिख रखा है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो किसी बहुपद में चर x हमने लिख लिया, आप चाहे चर x हो, y हो, p, q, r कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर x लिख लिया। x की उच्चतम घात यानी कि पावर वाले पद के घातांक को बहुपद कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, उदाहरण या जैसे कुछ भी हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 7x प्लस का 4। ठीक, अब ये एक बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद क्यों है भाई, सभी की अगर चर की घात देखें तो एक पूर्णांक है, तो ये बहुपद हो गया। अब इसकी घात क्या है, तो बहुपद की घात पहले हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं बहुपद की घात। तो परिभाषा से को पढ़िए एक बार। बहुपद की घात यानी किसी बहुपद में चर x की, यानी चर क्या है इसमें, x है, चर है, उच्चतम घात वाले क्या है, ये है उच्चतम घात वाले पद के घातांक को, यानी उच्चतम घात वाला पद कौन है, ये है। अब फिर इसके घातांक को, यानी घात का अंक कितना है, 2 है, घातांक को बहुपद कहते हैं। तो समझ में आई बात। तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। ठीक, हाँ ये समझ गए चीज़ें कि बहुपद की घात क्या होगी, 2। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने लिखा 4x³ प्लस 7x प्लस 3, मान लो इधर स्क्वायर कर दिया 3x प्लस का 2। ठीक, तो अब इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो देख लीजिए। बहुपद की घात, तो अब यहाँ देखेंगे उच्चतम घात वाला पद क्या है, ये है 4x³। तो इसके चर की घात क्या है, अधिकतम 3 है ना, तो चर की घात कितनी है, 3 है, तो 3, इसकी बहुपद की घात हो जाएगी 3। इसी प्रकार से कोई भी सवाल हो वही बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक से अधिक चर दे देते हैं, तब घात कैसे पता करते हैं। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। जैसे हमने लिखा 3p² प्लस 2q² प्लस 7pqr, ठीक है, और प्लस का एक r इधर कर दिया। अब बताओ इसकी अधिकतम घात क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। तो ये समझने वाली बात है। ऐसे में ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी घात क्या होगी। तो ज़्यादातर लोग, आप लोगों में क्या होगा, कमेंट के माध्यम से पहले बताएं। वीडियो को पॉज कर दें, कमेंट करके बताएं घात क्या होगी। ठीक, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात बराबर, अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक, तो अधिकतम घात अभी तो हमें 2 दिख रही है, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्योंकि ये समान चर नहीं है, समान चर होते तो हम घात तुरंत कह देते कि 2 है, लेकिन अलग अलग चर हैं। तो इसलिए देखो एक घात इसकी, एक इसकी, एक इसकी, और ये जब गुणा में होते हैं ना तो सब जुड़ जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3। तो ऐसी स्थिति में बहुपद की घात क्या आएगी, 3 आएगी। तो अभी यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक, तो ये चीज़ थी, बहुपद की घात आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी।
फिर भी नहीं समझ में आई हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। खैर, अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, तो इनको सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले बहुपद के प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, अब दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला घातों के आधार पर, या हम चलो पदों के आधार पर ही लिख ले रहे हैं, पदों के आधार पर, और दूसरा घातों के आधार पर। आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो पदों के आधार पर में कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी को अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, एक पदी बहुपद। अब घातों के आधार पर पहला क्या होगा? पहला एक घात वाला यदि बहुपद है उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ से हम दो भागों में ऐसे डिवाइड कर दिए, रैखिक बहुपद, यानी अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से इसमें सेकंड क्या हो जाएगा? दो पदी बहुपद। कहीं कहीं पदी मिलेगा, कहीं कहीं पदी। ठीक है, तो हम पदी ही लिख रहे हैं, बहुपद, यानी इसको कहा जाता है बायनोमियल। बायनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें रैखिक के बाद रैखिक बहुपद, इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना, फर्स्ट सेकंड। इसी प्रकार से इसमें अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या होगा? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या होगा? अंग्रेजी नाम होगा इसका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, इसी प्रकार से इसमें अगर हम थर्ड नंबर लिखें तो यह हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक, यानी त्रिघात को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
इसी प्रकार से चतुर्पदी, ठीक, फोर्थ हम चतुर या चतुष्पदी, ठीक है। तो ये मान के चलिए इसी प्रकार से फोर्थ, ठीक है, ये चलते चले जाएंगे इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ में बात करें घातों के आधार पर पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन हमें 3 घात 4 घातों तक ही पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से 3-4 पदों वाले तक ही पढ़ना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है क्योंकि यहीं तक सीमित है। तो ये बात समझ में। अब ये होते क्या हैं इस पर हम डिटेल में जान लेते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ये बता रहे हैं क्योंकि इतना आसान है समझना। अब देखिए, पहले हमने देखा एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद क्या होगा, जैसा कि नाम में है एक पदी यानी इसमें केवल एक पद होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद होता है, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं एक पदी का एग्जाम्पल। तो हम लिख सकते हैं 3x², इसमें केवल पद है, ये एक पद है, ठीक, कामा 2x, ये भी एक पद ही है, 9xy, कुछ भी है, एक पद है। पद कहाँ से गिने जाते हैं, ध्यान दो। अगर कोई पद है, जैसे एक हम ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं 3x प्लस का 2, तो ये 2 पद हो गए, एक पद ये एक ये, तो 2 पद हो गए। तो ये तो एक पदी बहुपद का उदाहरण नहीं है, जबकि इसमें कहीं भी ना प्लस है ना माइनस है। यदि प्लस माइनस लगा है तो वहीं से पता चल जाता है। प्लस माइनस का काम होता है 2 भागों में बांटना या 2 पदों में बांटना, लेकिन जैसे ही प्लस माइनस नहीं लग गया तो 2 भागों में बट गए। अगर ये नहीं है, गुणा में है सब कुछ चीज़ें, तो वो एक पद होगा। तो एक पदी बहुपद का उदाहरण क्या होगा, 3x² प्लस 3x², 2x 9xy, इस तरीके से। ये जिसमें एक पद हो यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद। 2 पदी में, ठीक, 2 पदी में क्या होगा, जैसे 3x², घातों से लेना देना नहीं, केवल पद को ध्यान दीजिए, प्लस का 2, इसमें कितने पद है, 1 1 2, ये होगा 2 पदी। पद कहाँ से, प्लस या माइनस से पता चलते हैं कितने पद हैं, ठीक। जैसे इधर लिखा 7x प्लस का 2, यहाँ से देखो, चलो प्लस के बजाय हम माइनस रख रहे हैं, -2, तो 1 2 2 पद। प्लस या माइनस से क्या है, पदों का अंतर पता चलता है, कितने पद हैं, 1 हैं 2 हैं 3, ठीक, ये 2 पदी। इसी प्रकार से त्रिपदी का एग्जाम्पल देख लो भाई। हमने लिखा 3x³ प्लस 4x² प्लस का 3, ठीक। तो इसमें कितने, 1 2 3 पद है, तो ये हो गया त्रिपदी। क्योंकि घातों से लेना देना नहीं हमें, पद गिनिए, 1 2 3, त्रिपदी हो गया। तो इसी प्रकार से 4 पद होते तो चतुर्पदी, 5 होते तो पंचपदी, इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमें यहीं 3 तक ही पढ़ना है खास तौर पर। इसके बाद इधर समझ लेते हैं घातों पर। रैखिक बहुपद क्या होगा, ये विशेष है, इसको हम लिखे दे रहे हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। एक ऐसा बहुपद होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात अधिकतम ना लिखें, केवल घात लिख दें, तो अधिकतम हटा दिया, चर की घात 1 होती है,
होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। समझ गए? जैसे पद से लेना देना नहीं है, 1 2 3 4 कितने भी हो जाएं, बस अर्थे घात कितनी हो, 1 हो। तो यहाँ हमने लिखा 3x प्लस का 2, चर की x चर में है बहुपद, x की घात यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। समझ गए? तो इसलिए ये रैखिक बहुपद का उदाहरण है। और हम लिख सकते हैं 100x प्लस 7, चर की अधिकतम घात 1 है। 3y प्लस का z प्लस का 2, चर की अधिकतम घात, देखो चर 2 हो गए लेकिन हमें घात 1 है, गुणा में नहीं है, प्लस में लिखे हैं, इसलिए अधिकतम घात 1। तो समझ गए रैखिक बहुपद क्या होता है। इसी तरीके से द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी, या जिसके बहुपद की घात 3 होगी। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होगी। तो ये समझ लीजिए, याद रखिए। ठीक। तो ये बहुपद से संबंधित टर्म्स थे जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन इनका करना ज़रूरी बनता है। कुछ चीज़ें और देखेंगे। अब देखते हैं अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुपद। ठीक है। वो कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद, यानी जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो एक ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो तो हमने लिखा 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 कुछ भी लिख लें, तो ये क्या होगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। फिलहाल ये 0 ना भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 0 तो ये गुणा कराने पर हो ही जाएगा, तो अलग से 0 लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो अगर इस तरीके से ऐसे कोई लिख दे, ऐसा कोई बहुपद है, तो इसको कहा जाएगा शून्य बहुपद, यानी जीरो बहुपद। ठीक, समझ गए? इसमें कोई अलग से समझना कुछ नहीं है, केवल यही समझना है। अच्छा, कुछ एक आध बहुपद और हैं जिनको समझना बहुत। अगला आज का जो बहुपद है वो है शून्य नहीं, अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या होगा? एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। तो देखिए, एक ऐसा बहुपद यानी जिसमें केवल एक पद हो, यानी अचर कहलाएगा। यानी अचर हम किसको कहते हैं? संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या है वो अचर कहलाती है। तो कोई भी वास्तविक संख्या जब अचर कहलाती है, तो कहीं भी यदि केवल एक संख्या मिल रही है, वो एक पद है केवल, तो वो वास्तविक बहुपद मतलब अचर बहुपद कहलाएगा। तो उदाहरण के तौर पर समझते हैं, चीज़ें उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे हमने लिखा 3, 5, -6, 2√3, ठीक है, √7। अब देखो यहाँ हमने दो पद लिखे, दो चीज़ें लिखे, 2√3, बीच में कोई प्लस माइनस चिन्ह है नहीं है ना, तो इसलिए ये केवल एक पद माना जाएगा, एक पद है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये हो गए हमारे अचर बहुपद के कुछ एग्जाम्पल। तो आशा है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुपद का शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है? तो देखिए, बहुपद में चर का मान ही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो बहुपद में चर का मान क्या होता है, ये देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमारा बहुपद है px बराबर 2x² प्लस 4x प्लस का 2, ये बहुपद है। यानी बहुपद हमें एक दे रखा है 2x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक, ये बहुपद है। ठीक है, तो इसमें ये बहुपद तभी आएगा यदि हम px का मान शून्य रख दें। ठीक है, तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम px का मान शून्य रखते हैं।
ठीक, चूँकि हम ये दिखाई दे रहे पी एक्स इज इक्वल टू 0, चूँकि इसके शून्य ज्ञात करना है तो इसके बराबर 0 जरूर होगा, तो इसलिए हमने कर दिया। तब देखो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर, ये क्या बचेगा 2x² प्लस का 4x प्लस का 2। अब देखो 2 दूना 4, 4 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पर 4 आ जाए, ये यहाँ पर कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो 0 बराबर तो 2x² प्लस 2 दूना 4। अब देखो 4 हमने लिखा है, 2 दूना 4, गुणनखंड क्या होने 2 2 बने ना, तो 2x प्लस का 2x और प्लस का 2 अचर पद है, एज इट इज लिख लिया। तो ये 0 बराबर देखो इतने से 2 कॉमन मिलेगा तो 2x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 1 है ना, और यहाँ से भी क्या हमें 2 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस का 1। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से देखो x प्लस 1 और इंटू ये देखो 2x प्लस 2, x प्लस का 2 ये आएगा। अब क्या करो, इससे हम 2 ले लें कॉमन, ठीक है, या ना लो तो कोई भी ज़रूरी नहीं। तो हम क्या करें, शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब हम इसमें ये नियम लगाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 2 बराबर 0। ये क्योंकि दोनों के ही बराबर जब 0 है तो या तो इसके बराबर कर लेते हैं या तो इसके बराबर, ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक, तो एक को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -1, या एक बार 2 को उधर भेजो तो ये 2x प्लस पहले 2 को इधर ला रहे हैं तो बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर -2 बटे 2, 2 एकम 2, ये -1 यानी x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो दोनों से ही -1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के जो शून्य का है, तो हम कह सकते हैं अतः बहुपद p ऑफ x के शून्यक बराबर क्या होगा -1 कामा -1, यही तो होगा। अब ये -1 है क्या, एक्चुअली में x के मान ही तो है ना, तो इसलिए बहुपद के शून्यक क्या होंगे, जो भी चर होगा उसके मान ही होते हैं। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब आगे की जो चीज़ें छूटी हैं, जो फार्मूला है वो इसके अगला जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें बताए जाएंगे, तो वो पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वो पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वो पार्ट अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, आपके ब्राउज फीचर में भी शो करने लगेगा। तो इतना काम आप ज़रूर करिए और चैनल पर चेक करके देखते भी रहें, प्लेलिस्ट को देखते रहें, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए